मजदूरों का शोरगुल कभी का दम तोड़ चुका था और अब कॉलोनी में रहने वाले थके हारे अफसरान दिन भर की शदीद मुशक्कत के बाद अपने नीम पुख्ता मकानों में आराम कर रहे थे। सहराए सीना की वुसअतों पर आग बरसाता हुआ सूरज भी शायद इस रेगिस्तान के उजाड़पन से उकताकर बहुत देर कबल मगरबी सिमत में नए नज़ारों की तलाश में मादूम हो चुका था और अब फिजा में वो मानूस और खुशगवार खुनकी रची हुई थी जिसके इंतजार में सहरा नशीन दोपहर के आग में झुलसे हुए क़यामत खेज लम्हात गुजारा करते थे। तमाम देव हैकिल किरने और ज़मीन के सीने को चीर कर हज़ारों फुट की गहराइयों की खबर लाने वाले बुलंदो बाला मशीनी आलात इस तरह सर झुकाए खामोश खड़े थे जैसे इसी हालत में उन्हें सदियां बीत गई हों। दिन में घुर्राने और तेजी के साथ हरकत में रहने वाली इन मशीनों की ये पुरस्रार खामोशी इस मुहीब वीराने में बड़ी रूह फरसा सी लगती थी। मैं जैकेट गले में डाले अपने मकान के बाहर लगे हुए लकड़ी के एक खंबे के सहारे खड़ा था। बज़ाहिर मेरी आंखें ऊंचे टावर पर लगी हुई सर्च लाइट पर जमी हुई थीं, लेकिन दरअसल मैं उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैं नील की पुरस्रार फिजाओं में किसी चीज की तलाश में था। हर शाम मेरी जिंदगी के बहुत से कीमती लम्हात इस इंतजार और तलाश में गुजरते थे, लेकिन ये भी नहीं जानता था कि आखिर मुझे किसकी तलाश है, किसका इंतजार है। हाँ, एक खलिश महरूमी का एक बेनाम सा चुभता हुआ एहसास फुर्सत के औकात में मेरी रूह पर निश्तर लगाता रहता। हर तरफ गहरी खामोशी मुहित थी। शायद कॉलोनी में रहने वाले अपने खुमार आलूद जहनों को नींद के सहारे सुकून पहुंचा रहे थे और मैं उदासो तन्हा लकड़ी के खंबे के सहारे खड़ा खला की लामहदूद वुसअतों में किसी बेनाम शय की तलाश में था। वर्कशॉप के बराबर में लगे हुए डीजल जनरेटर की मुसलसल और यकसा आवाज खामोशी के इस लामुतनाही समुंदर में किसी गजबनाक मौज का परतू मालूम हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो भी किसी के इंतजार में तड़प तड़प कर हिजर के लम्हात को मुख्तसिर करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ही अपने इस अहमकाना ख्याल पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। भला लोहे और फौलाद का एहसास से क्या वास्ता, ये तो इंसानों के रोग हैं, बिल्कुल मुझ जैसे इंसानों के रोग। मुझे ख्याल है कि शुरू में मैंने महरूमी के इस बेनाम से एहसास को अहमियत ना देकर खुद ही अपने वजूद पर मुसल्लत किया था और अब मेरी रूह इस संग गरां के नीचे इस बुरी तरह दब चुकी थी कि जब भी मैं अपनी बेपनाह मसरूफियात से छुटकारा पाता तो जहनी कर्ब की लहरें लाशऊर से उभर कर मेरे शऊर पर हावी हो जाती। सहराए सीना में तेल की तलाश में कुएं की खुदाई की इजाज़त मिलने से कबल मैं कंपनी की जानिब से मगरबी ममालिक में बहुत से तेल के कुओं पर मामूर रहा। वहाँ भी फुर्सत मिलने पर अक्सर मेरी तबीयत मुजमहिल और उदास हो जाती थी और मैं किसी अनजानी चीज़ या वजूद के इंतज़ार में घंटों खला में घूरता रहता। लेकिन सहराए सीना में आने के बाद तो मेरी हालत में खासी तब्दीली पैदा हो गई जिसमें मेरे किसी इरादे या शऊर को दखल नहीं था। मेरी तबीयत की बेचैनी और इज़्तिराब काफ़ी हद तक मेरे लिए तकलीफ देह होता जा रहा था। ना जाने में कितनी देर यूं ही खड़ा रहा, फिर किसी ने नरमी से अपना हाथ मेरे शाने पर रखा तो मैं बेख्तियार उछल पड़ा। पीछे मुड़ा तो हमारे साथ काम करने वाला जापानी इंजीनियर कबोता खड़ा मुस्कुरा रहा था। पता नहीं वो मेरी लाइल्मी में कब वहां पहुंचा। तुमको एक न एक दिन अपनी कहानी सुनानी होगी दोस्त। शायद किसी लड़की ने तुम्हें गहरा चरका दिया है। कबोता ने अपनी गोल गोल चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ कर कहा, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं रही। मैंने उदास सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया, झूठ, बिल्कुल झूठ। उसने गर्दन को जुम्बिश देते हुए शौक लहजा में कहा, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो कौन है जो अक्सर रात गए तुम्हारे मकान के पास मंडलाती रहती है। मैं कह कहा मारकर हंस पड़ा, रात को हल्की गिज़ा खाया करो, ऐसे ख्वाब बदहजमी की अलामत होती हैं। कबोता उदास हो गया, तुम 10 साल से मेरे साथ हो और हम दोनों के किसी से इतने गहरे ताल्लुकात नहीं हैं जितने आपस में, फिर तुम मुझसे क्यों झूठ बोलते हो। उस जैसे खुश दिल इंसान के यूं आजरदा होने पर मैं चौंक पड़ा और गहरी संजीदगी के साथ बोला, कबोता, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्यों उदास रहता हूँ, और अगर तुमने किसी लड़की को मेरे मकान के पास कभी देखा है तो यकीन करो कि मैं उससे लाइलम हूँ। भला यहाँ किसी अजनबी लड़की का क्या काम, 10-12 मील दूर तक तो आबादी ही नहीं और ना हमारे स्टाफ में कोई लड़की है। कबोता चंद सानियों तक उलझन आमेज नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर शायद उसे मेरे बयान पर यकीन आ ही गया, क्योंकि वो कदरे बुलंद आवाज में बड़बड़ाने लगा, ये तो ठीक है, वो लड़की अजनबी ही है और यहाँ आबादी भी नहीं है, वो कहाँ से और कैसे आती है। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, वो बेहद हसीन लड़की है, मैंने 2 दफा रात गए उसे अपनी आंखों से देखा है,
सुर्खी माइल रंगत, सुलगते होंठ, लंबा कद, भरा भरा गुदास बदन। उसमें इस कदर अपील है मोबी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो गहरे सुर्ख रंग की चादर अपने बदन पर लिपटाए रखती है, जिसका खासा हिस्सा जमीन पर लहराता रहता है। यूं लगता है जैसे बिस्तर से उठकर चली आ रही हो। मैंने किसी से उसका तज़किरा नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि तुम उसका किस्सा कब तक मुझसे छुपाते हो। अब तो सारा मामला ही पुरस्कार हो गया है। आखिर वो कौन है, कहाँ से आती है और कैसे आती है, मैंने तो अब तक गौर ही नहीं किया। मैं हैरत से मुंह फाड़े कबूता के ये हैरत अंगेज बयान सुनता रहा। उस लड़की का जिक्र आते ही मेरे पूरे वजूद में करोड़ों चूंटियां रेंगने लगीं। तुमने उसे कब देखा था कबूता? उसके खामोश होते ही मैंने बेताबी से सवाल किया। कबूता खोए खोए अंदाज में जापानी जुबान में बड़बड़ाता रहा। यूं लग रहा था जैसे उसने मेरा सवाल सुना ही ना हो। चंद सेकंड तक उसकी तरफ देखते रहने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने मुख्तसर से मकान की तरफ चल दिया। मैंने उसे अब से 3 हफ्ते कबल देखा था। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद कबूता बोला, वो जुमेरात का दिन था और मैं एहसाब की बेचैनी की वजह से सोने में कामयाब न हो सका। रात 1 बजे के करीब मैंने कुछ देर खुली फिजा में चहलकदमी करने का इरादा कर लिया। बाहर आते ही तुम्हारे मकान की मशरकी दीवार के करीब मेरी नज़र एक नीम उरियां दोशीज़ा पर पड़ी, जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। उसे देखते ही मुझ पर हैरत और तजस्सुस का हमला हुआ और मैं दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसी वक्त वो चौकन्ना हो गई। एक सानिए के लिए पलटकर मेरी तरफ देखा और पूरे चांद की मध्यम सी रोशनी में तुम्हारे मकान के अगले हिस्से की तरफ भाग पड़ी। उसकी झलक बहुत मुख्तसर थी, लेकिन उसी वक्फा में मैं उसके हसीन सरापा का तकरीबन मुकम्मल जायजा ले चुका था और मेरे दिल में उसे पकड़कर बाज पुरस करने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। मैं उसकी तरफ लपका। दीवार के मोड़ पर जरा देर के लिए वो मेरी नजरों से ओझल हुई, फिर उसका कोई पता न था। मुझे यकीन हो गया कि वो तुम्हारे मकान में घुसी है, लिहाजा मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं जरा ही दूर था कि मेरी नजर एक बहुत बड़े स्याह बिच्छू पर पड़ी, जो तुम्हारे दरवाजे के करीब जमा हुआ था। इन अतराफ में पाए जाने वाले काले बिच्छुओं के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। ये अगर पत्थर पर डंक मार दें तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वो बिच्छू गैर मामूली हद तक बड़ा था, इसलिए मुझ में हिम्मत न हुई कि उसे छेड़ूं। मैं खासी देर उस बिच्छू के वहां से टलने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसने अपनी जगह न छोड़ी। आखिर मैंने तुमसे मिलने का इरादा तर्क कर दिया। अगले दिन भी तुमसे जिक्र नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि तुम इस बारे में मुझे भी हमराज बनाते हो या नहीं। हस्बे तवक्को तुमने मुझसे कोई तज़किरा नहीं किया और मैं भी अनजान बना रहा। इसके बाद भी मैं कई रातों उस लड़की की तलाश में रहा, लेकिन वो मुझे नजर ना आ सकी। हाँ, मुझे ये यकीन था कि वो फिर नजर आएगी। आखिरकार वो दोबारा नजर आ ही गई। मेरी ख्वाबगाह की खिड़की तुम्हारी मशरकी दीवार की तरफ खुलती है। मैंने वहीं से उस लड़की को देखा। इस बार वो मेरी जानिब देखकर बड़े नशीले और गैर फितरी हद तक ख्वाबनाक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं बिस्तर से उठकर नक्काशी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कबूता महवियत और जोश के आलम में यह अजीबोगरीब कहानी सुना रहा था और मैं यकीन और बेयकीनी के मिले जुले अंदाज में यह सब सुन रहा था। लेकिन वहां बंद दरवाजे के करीब वही बहुत बड़ा स्याह बिच्छू मौजूद था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ झपटा। मैं जल्दी से एक कुर्सी पर चढ़ गया और वो बिच्छू वापस दरवाजे के करीब चला गया। इस वाक़े से मैं कदरे खौफजदा हो गया। वो बात ही ऐसी थी। एक ही बिच्छू का 2 मरतबा यकसा हालत में मेरे रास्ते में हायल होना बहुत पुरस्कार था। मुझे यकीन था कि ये वही बिच्छू है जिसने पूरे 1 हफ्ते कबल तुम्हारे दरवाजे पर मेरा रास्ता रोका था। मैं बहुत मोहतात होकर कुर्सी से उतरा और अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। इस बार स्याह बिच्छू ने मेरा ताक़ुब नहीं किया, लेकिन ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। मुझ पर हल्के हल्के खौफ के साथ झुंझलाहट भी तारी हो गई। मैं रबड़ के लॉन्ग बूट पहनकर वापस लौटा। इस बार उस बिच्छू का कहीं पता ना था। मैं बाहर निकला तो रेतले मैदान में दूर दूर किसी का पता नहीं था। काफी तलाश के बाद मैं नाकाम होकर वापस लौट आया। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए उस रात? कबूता के खामोश होते ही मैं कदरे खफगी के साथ बोला। बस मेरा वहम कह लो। अब कबूता के लहजे में जोश की जगह तासुफ नुमाया था। बिच्छू ने मुझे इस कदर खौफजदा किया कि लड़की और सारा तजस्सुस पसे मंजर में चला गया। 2 मरतबा तो मैं बिच्छू से बच गया था, लेकिन डर था कि तुम्हारे मकान में दाखिल होते वक्त वो छुपकर मुझ पर हमला न कर दे। मुझे अपनी दहशतनाक लाश के तस्वुर ही से कराहत आती है। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद लोग मेरी लाश की तरफ देखते ही कांप उठें। आखिरी फिक्रा कबूतर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अदा किया। बाद में तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? मैंने शिकायती लहजे में पूछा। तुम्हें मालूम है कि मैं मिस्र में आने के लिए तैयार नहीं था।
यहाँ के तिलिस्म, जादू और पुरस्कार माहौल से मैं बहुत खौफ था, लेकिन डायरेक्टर के हुक्म पर मजबूरन आना पड़ा। मैं इस सहर अंगेज जमीन के बारे में अपने वसवसों से यहाँ आने के बाद भी निजात नहीं पा सका। दूसरे तजुर्बे के बाद मैंने समझ लिया कि फिरौन और अबू अल हॉल की सरजमीन पर उजाड़ रातों में हुक्मरानी करने वाली कुरूने उला की खबीस रूहें ये पसंद नहीं करती कि मैं तुम्हारे और हसीन साहिरा के आड़े आऊं। लिहाजा मैंने जुबान बंद कर ली। उससे आप इच्छू की जानिब से मैं इस कदर खौफजदा था कि हर वक्त फुल बूट चढ़ाए रहता हूं। आज ये सोचकर आया था कि उस लड़की की मौजूदगी में तुमसे और खुद उससे भी मुआफ़ी मांग लूंगा। वो सच कह रहा था, क्योंकि उस वक्त भी उसकी टांगों पर फुल बूट नजर आ रहे थे। मुआफ़ी? मैं हंसा। क्या तुम्हें यकीन था कि वो यहाँ होगी? आज जुमेरात है ना? कबूता खफ़त आमेज अंदाज में बोला। मेरा ख्याल था कि वो जुमेरात तुमसे मिलने आती है। मैं संजीदा हो गया। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बहरहाल आज रात हम दोनों उसका इंतजार करेंगे। कबूता खामोश रहा। मैंने हीटर पर पानी खौलाकर कॉफ़ी तैयार की। फिर हम कुर्सियों पर दराज होकर कॉफ़ी पीने लगे। कबूता किसी गहरी फिक्र में डूबा हुआ था और मैं इस पुरस्कार कहानी की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे कबूता पर यकीन ना करने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। बज़ाहिर उसका ठोस लहजा उसकी सच्चाई का सबूत था। दूसरी तरफ मुझे इस बयान की कोई अकली तावील भी नहीं मिल रही थी। मोबी? कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद कबूता ने मुझे मुखातिब किया। वो हमेशा मुझे मुबीन की बजाय मोबी ही कहा करता और रफ्ता रफ्ता मेरा यही नाम मशहूर हो गया। बोलो। वो लड़की बेहद हसीन थी। शायद कलोपत्रा भी उससे ज्यादा हसीन नहीं रही होगी। मैं जिंदगी भर उसकी सूरत ना भुला सकूंगा। क्या सारे जापानी तुम्हारी ही तरह जज्बाती होते हैं? मैंने माहौल का बोझलपन दूर करने के लिए अजराह तमस्कर उससे सवाल किया। शायद, उसने कहा। मेरे बाप ने पर्ल हार्बर पर होने वाले हमले में अपनी जान दे दी थी, लेकिन टारगेट? ओह, मैं शायद 1000वीं मरतबा ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मुझसे जापानियों के जज्बात के बारे में गुफ्तगू ना किया करो। हमारे जहन में जंग अजीम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। देखो, अगर आज तुम्हारी कहानी का एक भी हिस्सा दुरुस्त साबित हो जाए तो हम इसके बारे में मजीद खुफिया तहकीकात जारी रखेंगे, वरना? मैं जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। वरना क्या? उसने पूछा। वरना हम फील्ड पर काम करने वाले मुकामियों से इस बारे में खुलकर गुफ्तगू करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? वादी नील के फर्जंद अपने देश की पुरस्कार फिजाओं के अमीन होते हैं कबूता। यहाँ तुम्हें हर कदम पर एक नई रवायत और पुरस्कार कहानी सुनने को मिलेगी। शायद उस पुरस्कार लड़की के बारे में यहाँ रहने वालों में कोई रिवायत गश्त करती रही हो। उसकी मदद से हम बहुत कुछ जान सकेंगे। हाँ, इसमें क्या हर्ज है? कबूता ने नीम दिली से कहा। खासी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। प्रोग्राम ये बना कि 12 बजे बाहर निकलकर मकान की निगरानी करेंगे, ताकि वो लड़की नमूदार हो तो उसकी बेखबरी में उसे धर लिया जाए। सहरा की पुरसुकून रात के खुनक और बोझल लम्हात आहिस्ता आहिस्ता ढल रहे थे और वक्त करीब आने के साथ साथ शायद हम दोनों खुद को जहनी तौर पर आने वाली मुहिम के लिए तैयार कर रहे थे। तुम्हारी ये पोर्ट्रेट बहुत शानदार है। कबूता ने मेंटल पीस पर रखी हुई पत्थर की रंगीन पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैं अपने चेहरे को जिस्म से जुदा देखना पसंद नहीं करता, लेकिन ये मेरे एक मुखलिस दोस्त का तोहफा है, इसलिए इसे सजा रखा है। और ये था भी दोस्त ही। मेरे एक अजीज संग तराश दोस्त ने बड़ी मेहनत से पत्थर को तराश कर मेरे चेहरे के नकूश उभारे थे। दांतों और आंखों से लेकर चश्मे के फ्रेम तक सब चीजें पत्थर ही में तराशी थीं। फिर बड़ी मेहनत से ऑयल पेंट के इम्तजाज से उसने पत्थर के इस चेहरे पर जिंदगी के मुस्कुराते हुए रंग बिखेरे। आखिर में चश्मे के फ्रेम में अदसे लगाकर उसने हर तरह से मेरा ये संगी चेहरा मुकम्मल कर दिया। उसकी पुश्त से पत्थर ही की एक खुशनुमा शाख निकलकर वजनी पैंदे तक आई हुई है। जो भी उसे देखता है बेसाख्ता उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन मुझे गर्दन से बेनियाज अपना ये चेहरा देखकर कदरे नाखुशगवार सा एहसास होता। कबूता उस पोर्ट्रेट की तरफ जाने के लिए कुर्सी से उठा ही था कि खौफ से उसकी चीख निकल गई। दहशतज़दा निगाहें पोर्ट्रेट के अक्कब में जमी हुई थीं। मैं बौखलाकर अपनी कुर्सी से उठा, फिर मैं भी बामुश्किल अपनी चीख रोक सका। उस संगी चेहरे के अक्कब में एक बड़ा सा स्याह हौलनाक बिच्छू मौजूद था। मौत का वही हरकारा जो पहले भी 2 मरतबा कबूता के आड़े आ चुका था। मेरे देखते ही देखते उसने टांगों पर जोर देकर अपना जिस्म ऊपर उठाया और दुम को आहिस्ता से जुम्बिश दी। कबूता चंद सानियों के लिए मबहूत होकर रह गया और मैं भी उस बलाए नागहानी से घबरा गया। मुझे हैरत थी कि आखिर ये मुजी जानवर कब और कैसे वहां पहुंच गया। अगले ही सानिये में उस हौलनाक बिच्छू ने बिजली की तेजी से हरकत की
और पोर्ट्रेट पर अपना डंक मारा। हल्की सी तड़ाके की आवाज हुई और पोर्ट्रेट के दरमियान से 2 टुकड़े हो गए। साफ नजर आ रहा था कि पेशानी से थोड़ी तक और फिर शाख से पैंदे तक पूरा पत्थर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने एहतियात के साथ उसे 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद कदरे फर्क के साथ मिलाकर रख दिया हो। पोर्ट्रेट के टूटते ही वो बिच्छू मेंटल पीस से फर्श पर आया। ऐसी आवाज हुई जैसे कोई ठोस और खास वजनी शय गिरी हो। फिर वो अपनी बेहंगम और करीह टांगों के बल तेजी से कबूता की तरफ झपटा। मेरे हाथ पांव फूल गए और कबूता चीखता हुआ खुले दरवाजे से बाहर निकल भागा। चश्म ज़दन में वो मुहीब बुला भी उसके ताक़ुब में कमरे से निकल गई। चंद सानियों तक तो मेरी समझ में न आया कि क्या किया जाए। आखिर कबूता की दहशतनाक चीखों ने हवास पर ताज़ियाने का काम किया और मैं भी कमरे से निकलकर रेगिस्तान में उसी सिमत दौड़ पड़ा जिधर से कबूता की पै दर पै चीखें सुनाई दे रही थीं। शायद कबूता की चीखें सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में भी सुनी जा चुकी थीं, क्योंकि रेगिस्तान की पुरहोल रात के सन्नाटे में एमरजेंसी सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। टावर पर लगी हुई ताकतवर सर्च लाइट भी आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ गर्दिश करने लगी। मैदान में मुख्तलिफ मुकामात पर लगी हुई एमरजेंसी लाइट्स भी रोशन हो चुकी थीं। अब मुझे ये सब बातें भूले हुए ख्वाब की तरह याद आती हैं, लेकिन उस वक्त मुझे किसी बात का होश नहीं था। बस कबूता को उस बला के चुंगल से निकाल लेने की धुन सर पर सवार थी। वह बेतहाशा चीखता हुआ बहुत दूर वर्कशॉप की सिमत में भागा जा रहा था और उसके पीछे रोशनी में एक बड़ा सा तारीक जिस्म दौड़ रहा था। लहजा ब लहजा उन दोनों के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। ना जाने उस खबीस जानवर में कहाँ की शैतानी ताकत हलौल कर चुकी थी। मुझे कबूता की मौत यकीनी नजर आ रही थी। वह बिच्छू शायद उसकी जान लिए बगैर टलने वाला नहीं था। मुझे अपने अकब में अब बहुत से लोगों का शोर सुनाई देने लगा। शायद सायरन का शोर सुनकर कॉलोनी में रहने वाले मकानों से निकल पड़े थे। चश्म ज़दन में कबूता सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के करीब से गुजर गया। शायद खौफ और दहशत से उसका दिमाग उलट गया था, जो वो कंट्रोल रूम में पनाह लेने के बजाय सीधा भाग रहा था। वो भागा जा रहा था और मौत उसका ताक़ुब कर रही थी। कबूता के बाद ही वो तारीक ज़मीनी साया सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के करीब से गुजरा तो शायद वहां मौजूद शख्स सूरत हाल के बारे में कदरे अंदाजा कायम कर चुका था। उसने एक डंडे से उस मूजी बला पर वार किया, लेकिन रेत का हल्का सा बादल उड़ कर रह गया। उसकी ओट में मैंने उस बिच्छू को पलटते देखा और फिजा एक अधूरी और दहशतनाक चीख से कांप उठी। अपने इस काम से निमटकर काला बिच्छू एक मर्तबा फिर कबूता के पीछे हो लिया और जब मैं सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के करीब से गुजरा तो वहां मिस्री नजाद यहूदी चौकीदार माइकल दायान की अकड़ी हुई नीली लाश पड़ी थी। उस बिच्छू ने अपने ऊपर हमलावर होने वाले से अपना भयानक इंतकाम ले लिया था। माइकल की चीख के चंद सानियों के बाद मैंने देखा कि वो बिच्छू कबूता के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो एक मर्तबा जमीन से कदरे ऊपर उठा और कबूता किसी कटे हुए शैतीर की तरह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और उसकी चीख बड़ी करबनाक थी। उसे जिस मौत से नफरत थी आखिरकार वही उसका मुकद्दर बनी। कबूता की चीख बुलंद होने के साथ ही मैंने उस औलनाक बिच्छू को रोशनियों की जद से निकलकर तारीकी की जानिब फरार होते देखा और कबूता की चीख मादूम होने के साथ या उससे कबल मेरा जहन गहरी धुंध की लपेट में आ गया और मैं बेहोश होकर रेत पर गिर गया। उस जहन्नुमी बला के ताक़ुब करने और कबूता की मौत से फरार की कोशिशों की वो तस्वीर मेरे जहन में इतनी गहरी नक्श हुई कि आज भी मैं उसके तसव्वुर से कांप उठता हूँ। उस दिल खराश और हैबतनाक मंजर का सिर्फ देख लेना ही एक अजाब था, जहां कबूता की जिंदगी का आखिरी बाब बंद हो गया। लेकिन मेरे लिए यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जिसका साया आज भी मेरे वजूद पर बाकी है। मुझे कुछ होश नहीं कि मैं कब तक बेहोश रहा। जब बेदार हुआ तो खुद को एक अजब आलम में पाया। गहरे गहरे सांस लिए तो फिजा को काफूर और ऊदो अंबर की तेज खुशबुओं से बोझल पाया। आंखें खोली तो मोमी शमों की रोशनी में एक उज्जले और हसीन पैकर को देखकर निगाहें वहीं ठहर गईं। यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूहानी खलिश और महरूमी का एक बेनाम सा चुभता हुआ बरसों पुराना एहसास उस पैकर में ढल कर सामने आ गया है। दिल पर से एक भारी बोझ हट जाने और आसूदगी मिल जाने का एहसास होने लगा। इस लम्हे से पेशतर मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी खलिश और इंतजार की कैफियत क्यों है, किसके लिए है। और अब उस पर नजर पड़ते ही मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। वो अपने जिस्म पर सुरख चादर लपेटे एक पथरीले सतून के सहारे अजीब शान दिलरुबाई के साथ खड़ी मेरी जानिब देख रही थी। शायद वो मुस्कुरा भी रही हो, लेकिन मैं उसकी नशीली आंखों के खुमार में ऐसा डूबा कि फिर नजरें वहां से ढलक कर होंठों तक न पहुंच सकी। उसके जिस्म पर लिपटी हुई चादर की हालत बिल्कुल वही थी जो कबूता मुझसे बयान कर चुका था। बेचारा कबूता
उसकी याद आते ही जहन को एक झटका सा लगा। तो इस हसीना को देख लेने के बाद क्या उसी हौलनाक बिच्छू का डंक मेरा मुकद्दर बनने वाला है? मेरा खुमार एकदम टूट गया और मैं उछलकर खड़ा हो गया। मुझे यूं उछलता देखकर वो अजीब शान से इठलाती हुई मेरी जानिब बढ़ी। उसकी चादर का एक पल्लू जमीन पर घसीट रहा था। क्या डर गए? उसकी मिठास में डूबी हुई नरम आवाज जैसे छोटे छोटे चांदी के घुंघरू यकबारगी छेड़ दिए गए हों। उसी वक्त मेरी नजर उस मुहीब बिच्छू पर पड़ी जो उस लाहौती पैकर के पीछे पीछे मेरी तरफ आ रहा था। बेख्तियार मेरे हलक से एक दहशत ज़दा सी चीख निकल गई। मेरी चीख की गूंज खासी देर तक सुनाई देती रही। उधर वो बिच्छू मेरे सामने मौजूद था। मौत तुली खड़ी थी, लिहाजा मैंने राह फरार तलाश करने की नीयत से नजरें दौड़ाईं तो अंदाजा हुआ कि मैं किसी अहराम में कैद किया जा चुका हूँ। बड़ी बड़ी पथरीली सिलों की सीधी दीवारें उठती चली गई थीं। न फरार का कोई रास्ता था और न मौत की कोई सहल सूरत। इससे डरो नहीं, वो अपनी रसीली आवाज में बोली। ये मेरा जुड़वां भाई है, तुम्हें से कोई खतरा नहीं है। उसके इन अल्फाज से जहां मेरी जान में जान आई वहां हैरत के पहाड़ भी टूट पड़े। कानों पर एतबार न रहा, उससे पूछ ही बैठा, ये तुम्हारा कौन है? जुड़वां भाई? अल्फाज वाजे और साफ थे। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? एक अजीब और नरम दिल औरत एक हैबतनाक और कातिल बिच्छू को अपना जुड़वां भाई बता रही थी। हैरत की ज्यादती से एक मर्तबा फिर मेरा दिमाग माऊफ होने लगा कि उस लड़की की आवाज ने फिर सहारा दिया। कुछ देर तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये बहुत बदमाश और बदनीयत है, लेकिन तुम्हें इससे खतरा नहीं। उसी वक्त वो स्याह बिच्छू तेज और गुस्सीली आवाजें निकालने लगा। उसके बार बार नाचने और डंक को खौफनाक अंदाज में हरकत देने से मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसके तेवर बिगड़ रहे हैं। लड़की ने उसकी तरफ मुंह घुमाकर अरबी या इब्रानी में चंद तेज फिक्रे कहे और वो हैरतनाक तेजी के साथ बिल्कुल पुरसुकून हो गया। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? कौन लाया है? हवास कदरे बहाल होते ही मैंने एकदम कई सवाल कर डाले। मैं बिनते अकरब हूँ, उसकी सुरूर बख्शने वाली आवाज उभरी। बिच्छू की बेटी, मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया। इसमें मेरा कसूर नहीं, मुझे यही नाम दिया गया था, ए हमदर्द इंसान। इसके पीछे एक अजीबोगरीब कहानी पोशीदा है, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगी। पहले तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। इतना कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। बिच्छू अब बड़े सुकून से फर्श पर बैठा हुआ था। मैंने उस एहराम में नजरें दौड़ाई तो एक तरफ 2 ताबूत रखे नजर आए। मेरी रूह तक कांप उठी। ना जाने मैं कितनी गहराई में था। मुर्दों का कुर्ब। एक लहजा के लिए यह खौफ पैदा हुआ कि कहीं मुर्दों के जिस्म उठकर मुझसे लिपटना पड़े। फिर ये गुमान पैदा हुआ कि वो लड़की और बिच्छू कहीं ताबूत वालों की रूहें तो नहीं हैं। लेकिन मैं ज्यादा देर ये सब न सोच सका। उसकी आवाज ने मेरे ख्यालात का ताना बाना बखेर दिया। पहले तुम अपने मुकद्दस मजहब के नाम पर मुझसे इकरार करो कि चंद लम्हों बाद मैं अपनी जो दास्तान तुम्हें सुनाऊंगी उसके बारे में तुम मेरी जिंदगी में ना किसी को जुबानी बताओगे ना उसे कलमबंद करोगे। मैं इकरार करता हूँ, मैंने पूरे खुलूस के साथ उसे जवाब दिया। शुक्र है ए मेरे माबूद, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो फरते जज्बात से भराई हुई आवाज में ये फिक्रे कहती हुई दुहैकिल एहराम के अंदरूनी फर्श पर सरबसजूद हो गई। जब वो सीधी हुई तो झील की तरह गहरी आंखों में आंसुओं के कतरे झिलमिला रहे थे। मुझे अफसोस है ए मेरे मोहसिन कि इस नाबकार ने तुम्हारे एक अजीज दोस्त को अपने हौलनाक इंतकाम का शिकार बनाया। वो अपने करीब फर्श पर दुबके हुए स्याह अकरब की जानिब देखते हुए बोली, मैंने कई सदियां इस एहराम की 4 दीवारी में इसके साथ गुजारी हैं और ये भी मेरी इस तन्हाई पर कुड़ता रहता था। और जब सितारों के असरात से मेरी तन्हाई दूर होने का वक्त आया तो मैं इस एहराम से निकलकर तुम्हारी इस रेगिस्तानी बस्ती में पहुंची। वहां तुम्हारे दोस्त ने 2 मरतबा मुझे देख लिया। मेरा भाई हरगिज ये नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कहानियां आम हों। इस तरह मेरी तन्हाई दूर होने के सारे इम्कान खत्म हो जाते। लिहाजा ये कबूता से पोशीदा रहकर उसके ताक़ुब में लगा रहता। वो जिस वक्त भी तुम्हारे सिवा किसी और से मेरे बारे में तज़किरा करता तो ये उसी वक्त उसे मौत की अंधी दलदलों में धकेल देता। और कल जब मैं तुमसे मिलने वाली थी तो कबूता अपने तजुर्बात को दूसरे तमाम साथियों तक पहुंचाने का फैसला कर चुका था। वो ये समझता था कि मैं कोई बदरू हूं जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देना चाहती है। मेरे भाई ने उसके ख्यालात की लहरें पढ़ ली और यूं मौत उसका मुकद्दर बन गई। तो क्या तुम्हें भी मेरी ही तलाश थी? मैंने खुशी से कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं सारी उम्र अपनी जिंदगी में एक खला महसूस करता रहा हूं और अब मुझे महसूस हो रहा है जैसे मुझे खोई हुई कोई अजीज तरीन शय मिल गई हो।
सच बताओ कि अब तुम मुझे छोड़कर तो ना जाओगी? नहीं मोबी, हरगिज नहीं, वो प्यार के साथ बोली। तुम्हारे इंतजार में तो मैंने 3 क़यामत की सदियां गुजारी हैं। मैं नील के किनारे बसने वाले एक कबीले की लड़की हूं जो बिच्छुओं की पूजा किया करता था। 300 बरस पहले उसका आखिरी फर्द भी मर गया, लेकिन मेरे भाई को ऐसी जड़ी बूटियों का इल्म है जिन्हें खाकर इंसान तवील मुद्दत तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए आज भी मैं जिंदा हूं। जब मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई तो मैंने अपना जायचा तैयार किया, जिससे पता चला कि 300 बरस बाद सितारे ऐसी घड़ी में आ जाएंगे कि मेरी किस्मत पलटेगी। उस घड़ी मुझसे हजारों मील दूर एक बच्चा पैदा होगा जो जवान होकर नील की सरजमीन पर आएगा और मुझे सदियों की तन्हाई से निजात दिलाकर अपना लेगा। जब तुम उसी साथ पर पैदा हुए तो मैंने तुमको अपने जादू में ले लिया। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसी वक्त से तुम्हारे दिल में एक महरूमी का एहसास पैदा करने की कोशिश करने लगी, ताकि जब तुम मुझे देखो तो अपनी महरूमियों का शरीक जानकर मुझे सहारा दे सको। चौंको नहीं, हमारे कबीले के लोग बड़े सच्चे होते थे। उसका हर फर्द अपने बचाव के सैकड़ों जादू जानता था, लेकिन कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल मासूम हो, मैंने गैर इरादी तौर पर कहा। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए पैदा किया गया था बिन्ते अकरब। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैंने बड़े दुख झेले हैं तुम्हारे लिए। जब कबूता की आखिरी रूह फरसा चीख सुनकर तुम बेहोश हुए तो मैं तुम्हारे करीब थी। मैंने बमुश्किल तुम्हें अपने कंधे पर लादा और अपनी खुफिया कुव्वतों के सहारे लोगों की नजरों से बचती तुम्हें यहां तक ले आई। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं। सबसे पहले तुम्हें मेरे भाई का बंदोबस्त करना होगा, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। मैं उस खौफनाक बिच्छू की तरफ देखकर कांप उठा, लेकिन अपने खौफ को छुपाने के लिए जल्दी से बोला, मेरा सारा असासा तो वहीं रह गया, वो मैं किस तरह ला सकूंगा? उसे भूल जाओ, अब हम नई जिंदगी गुजारेंगे। मेरे पास ज़रो जवाहर का एक बेशकीमत खजाना मौजूद है। और अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं अपने भाई को एक हवादार संदूक में बंद कर दूंगी। तुम वो संदूक लेकर समुंदर के सफर पर जाओगे। बहरुल काहिल में एक छोटा सा मौत का जजीरा है जो पानी चढ़ने के दिनों में समुंदर के पानी में डूबा रहता है, लेकिन आजकल वो खुश्क होगा। तुम ये संदूक वहां छोड़ आना ताकि मेरा भाई सुकून से मर सके। ये इंसानों को हलाक करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर है। इंसान पर नजर पड़ते ही ये मौत की बिजली बन जाता है। फिर मेरी हिफाजत के ख्याल से ये मेरे साथ रहा करता था। अब मुझे तुम्हारा सहारा मिल गया है, लिहाजा ये उस जजीरे पर सुकून के साथ अपनी जिंदगी के चंद रोज पूरे कर सकेगा। ये सुनकर मेरे ऊपर दहशत तारी हो गई, लेकिन बिन्ते अकरब ने मुझे बहुत तसल्ली दी। आखिरकार उसने अपने भाई को हाथों में उठाकर उसका आखिरी बोसा लिया, फिर उसे एक हल्के सुराखदार आबनूसी संदूक में बंद कर दिया जिसमें हवा के गुजर के लिए बहुत से सुराख थे। इसके बाद उसने एक ताबूत से बहुत सी अशरफियां मेरे सुपुर्द की और मैं इस पुरस्रार सफर पर रवाना होने के लिए तनबा तकदीर हो गया। एक खुफिया किल को हरकत देकर बिन्ते अकरब ने दीवार में रास्ता बनाया जिससे गुजरकर हमें सीढ़ियां चढ़नी थीं। आखिरकार हम चमकते हुए सूरज की रोशनी में वीरान रेगिस्तान में निकल आए। यहाँ ठहरकर बिन्ते अकरब ने डुबडुबाई हुई आंखों और कांपते हाथों के साथ वो बॉक्स मेरे हवाले किया जिसमें वो जहन्नुमी बिच्छू कैद था। फिर उसने मेरे सफर के बारे में हदायत दी और आखिर में बोली, तुम यहाँ से मशरिक की सिमत में चल पड़ो। 8 मील की मुसाफत तय करने के बाद तुम एक आबादी में पहुंच जाओगे। उससे आगे तुम्हारा सफर आसान होगा। जाओ, खुदा हाफिज। मैं इस एहराम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे भाई के बिछड़ने के बाद तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। इसके आगे जज्बात उसकी जुबान पर गालिब आ गई और बेख्तियार उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मेरे दिल पर भी शदीद रिक्कत तारी होने लगी और मैं भराई हुई आवाज में खुदा हाफिज कहकर मशरिक की सिमत में चल दिया। कहानी तवील होने के खौफ से मैं अपने इस पुरस्रार सफर का बयान मुख्तसर करता हूँ, जिसमें उस मूजी बला का खौफ हर वक्त मेरे जहन पर छाया रहा। कभी खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और इस खौफ से रातों को नींद न आती कि कहीं वो बला संदूक से निकलकर मुझे मौत के चुंगल में न फंसा दे। और जब मैं उसकी बहन की अलविदाई बातों का तस्वुर करता तो दिल में उस बदनसीब बिच्छू के लिए रहम के जज्बात पैदा होने लगते। बहरहाल अपने खौफ और दहशत से कता नजर मेरा सफर बहुत आसान साबित हुआ और बिन्ते अकरब से मिली हुई अशरफियों के सहारे मैं उस वीरान समुद्री जजीरे तक पहुंच गया जहां वो बॉक्स छोड़ना था। मैं बस चंद सानियों के लिए समुद्र के सीना पर उभरे हुए उस पथरीले जजीरे पर उतरा और वह बड़ा अबनूसी संदूक वहां छोड़कर वापसी के सफर पर चल दिया। 27 दिन के तवील और तकरीबन मुसलसल सफर के बाद
उस आखिरी आबादी तक जा पहुंचा जहां से मुझे पैदल चलकर उस एहराम तक पहुंचना था, जहां बिन्ते अकरब अपने पुरस्कार माजी की कहानी के साथ मेरी मुंतजिर थी। उसने एहराम के बाहर अपने मखसूस लिबास में वालिहाना मोहब्बत के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मुझे हर हर लम्हे तुम्हारी खबर रहती थी मोबी, वो सीढ़ियां उतरते हुए बोली। मैं जवाब में खामोश रहा। एहराम में दाखिल होकर वो मुझे उन दोनों ताबूतों के करीब ले गई जो अंदर रखे हुए थे। वहां रुक कर वो मेरी जानिब मुड़ी। उसके भींचे हुए होंठों के गोशे कपकपा रहे थे और आंखों में हज़्नो मलाल का एक समुंदर मौजज़न था। उसकी हालत देखकर मैं उसे नजरें चार न कर सका। मेरा भाई। अचानक उसके होंठों से गामालूद आवाज निकली और वह बेसाख्ता मेरे सीने में अपना मुंह छुपाकर सिसक पड़ी। खासी देर में उसकी हालत एतदाल पर आ सकी। दूसरी तरफ मेरे दिल में उसकी पुरस्कार कहानी सुनने का शौक अपने अरूज को पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत मेरी जुबान को रोके हुए थी। आखिरकार वो खुद ही बोली। इनमें से एक ताबूत में मुझे मम्मी रखी मिली थी, जिसे मैंने आज तक नहीं छेड़ा, मगर दूसरा ताबूत खाली था, जिसमें मैंने अपना सारा ज़ोरो जवाहर और दूसरी चीज़ें रख ली थीं। उसके सहारे हम अपनी नई जिंदगी बड़े आराम से बसर कर सकेंगे। लेकिन मैं तुम्हारी शरीके हयात बनने से कबल अपने बारे में आखिरी राज भी तुम्हें बता देना चाहती हूँ, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारा कबीला बिच्छुओं की पूजा किया करता था और उसी के बायस मुझे अपनी सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारनी पड़ी। जब मैंने अपनी माँ के बतन से जन्म लिया तो मेरे सीने से एक बड़ा बिच्छू इस तरह पैवस्त था कि दूर से देखने पर वो मेरे जिस्म का एक धब्बा नजर आता। मेरे बदन पर मौजूद उस अलामत को सारे कबीले वालों ने अपने अकीदे की रोशनी में पूजना शुरू कर दिया। उनकी दानिस्त में मैं अपने बाप की नहीं बल्कि उनके देवता अकरब की बेटी थी, इसलिए मेरा नाम बिन्ते अकरब पड़ गया। दूसरी तरफ मेरे सीने से पैवस्त बिच्छू जिंदा था और मैं उसके जिस्म की हरकत महसूस करती थी। जूं जूं मैं बढ़ती गई वह बिच्छू भी बतदरीज बड़ा होता रहा और उसके जिस्म के कई हिस्से मेरे बदन से अलहदा होने लगे, यहाँ तक कि उसके सारे पांव अलहदा हो गए। फिर उसका बदन भी अलग होने लगा। मैं उसकी बोली खूब समझती थी और वो इंसानी जुबान जानता था, लेकिन बोलने से कासिर था। मैं ये बताना भूल रही हूँ कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मेरे सीने से अलहदा होता रहा, लेकिन खाल पर स्याह रंग के निशानात बदस्तूर बाकी रहे जो आज तक मौजूद हैं। ये देखो, तुम खुद देख सकते हो। ये कहते हुए उसने अपने सीने पर चादर नीचे खिसकाई तो मुझे वहां बिल्कुल बिच्छू की शक्ल का एक गहरा स्याह निशान नजर आया। और जिस दिन मैंने बलोगत की दहलीज पर कदम रखा उसी दिन वो मेरे सीने से जुदा होकर जमीन पर आ रहा। सबसे पहले उसने मेरे बाप को अपने डंक का निशाना बनाया, लेकिन कबीले वाले उसके सामने सजदे में गिरे रहे। वो उसकी तरह मेरी भी पूजा किया करते। वक्त गुजरता रहा और मेरी कहानी दूर दूर बस्तियों में फैल गई। लोग हाथ बांधे बड़े एहतराम के साथ काफलों की सूरत में मेरी और उस बिच्छू की जियारत को आते, जिसे सब मेरा जुड़वा भाई कहा करते। और अब तो मुझे भी उससे ऐसी ही मोहब्बत थी जैसे अपने इकलौते भाई से हो सकती है। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब समुंदर की झाग उड़ाती हुई बेरहम मौजें उस जजीरे को रौंद देंगी तो वो भी उनके साथ बह जाएगा। अव्वल तो मुझे उस मनहूस बला के तज़किरे ही से खौफ आता था, दोयम उसकी कहानी सुनने का शौक, इसलिए मैंने जल्दी से उसे तसल्ली दी। यूं वो एक मर्तबा फिर अपनी कहानी जारी रखते हुए बोली। अपनी इस इज्जत और मर्तबे से मैं बहुत खुश थी, लेकिन उम्र की एक मंजिल पर पहुंचकर पता चला कि इंसान इज्जत और शोहरत के अलावा अपने कुछ फितरी तकाजे भी रखता है। मेरी शादी की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कोई मुझसे आंख तक नहीं मिलाता था। शादी तो बहुत बड़ी बात थी। सब ये समझते कि इस तरह बिच्छू देवता उनका इम्तिहान ले रहा है, लिहाजा वो उससे शादी का नाम सुनते ही अपना लिबास फाड़ने लगते, जिस्मों को पीटते, सजदे में गिरकर गुनाहों से तौबा करते, मेरे सामने गिड़गिड़ा कर फरियाद करते और मैं दीवानों की तरह उन्हें तकती रहती। अपने कबीले के अलावा बिच्छू को ना पूजने वाले लोग भी मुझसे हैबत खाते, लिहाजा मैं तन्हाई के जहन्नुम में सुलगती रही। मेरा भाई मेरा दुख समझता था, लेकिन कुछ कर ना सकता था। वो लाख बदनीयत और खबीस सही, लेकिन मेरा सच्चा हमदर्द था। वो अक्सर बस्ती के रहने वालों या उनके मवेशियों को मौत के घाट उतार देता और लोग उसे देवता का सच्चा अताब समझकर शिकायत का एक लफ्ज जुबान पर न लाते। आखिर एक दिन मेरे भाई ने मुझसे कसम लेकर कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया जो इंसान को गहरा सुकून पहुंचाती हैं और उसको तवील उम्र तक जिंदा रहने में मदद देती हैं। मैंने उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। सुकून तो मिल गया, लेकिन मेरे वजूद में छुपी हुई औरत न मर सकी। कुछ अरसा बाद बस्ती में एक खौफनाक वबा फैली, जिसमें बहुत से इंसान और मवेशी मर गए। मेरी माँ भी चंद घंटों में मर गई, जिसके बाद मेरे भाई ने मुझे बस्ती छोड़ने पर मजबूर किया।
और मैं अपने घर वालों का छोड़ा हुआ ज़रूरी असासा और नजरानों में आने वाले ज़रो जवाहर का बेशकीमत खजाना लेकर इस एहराम में आ गई। इसके रास्ते इस कदर महफूज और खुफिया हैं कि दुनिया की कोई ताकत अंदर नहीं आ सकती। कुछ अरसा बाद जब मैं अपनी बस्ती में लौटी तो वहां फिजा में सख्त ताउफुन फैला हुआ था। हर तरफ जानदारों की सड़ी हुई लाशें फैली हुई थीं। मुहलिक वबा के हाथों कोई जानदार जिंदा नहीं बचा। मैं गम से निढाल अपने भाई के हमरा इसी एहराम में वापस आई। चंद माह गुजरने के बाद मुझे अपना जायचा बनाने का ख्याल आया। उसके बाद के मुख्तसर वाक़यात तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। अब तुम ही मुझे इंसानों की दुनिया में ले जा सकती हो। मैं हैरत से मबहूत उसकी ये कहानी सुनता रहा। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं 20वीं सदी में सांस ले रहा हूँ। मैं अजीबोगरीब किस्से और कहानियां पढ़ता आया था, लेकिन बिनते अकरब की आबीती तो उन सबसे हजारों गुना पुरस्कार थी। अगर बिनते अकरब के सिवा कोई और मुझे ये कहानी सुनाता तो मैं हरगिज उस पर यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन इस कहानी का एक मरकजी किरदार मेरे सामने मौजूद था। उसके सीने पर बिच्छू का स्याह निशान मैं देख चुका था, और सबसे बढ़कर यह कि मैं उस गैर मामूली हद तक बड़े बिच्छू को अपने हाथों मौत के जजीरे पर छोड़ कर आया था, जिसने बिनते अकरब के साथ उसकी माँ के बतन से जन्म लिया। काफी देर तक मैं हैरत और खौफ के समुंदर में गोते खाता रहा। जब इस कहानी के बारे में सोचता तो दिमाग की रगें फटती हुई महसूस होती, और जब बिनते अकरब के जुड़वा भाई का तस्वुर करता तो रुआं रुआं कांपने लगता। कबूता की मौत के कर्ब में डूबी हुई भयानक चीख दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगती। नजरें उठाकर बिनते अकरब की जानिब देखता तो वो खाली ताबूत पर बैठी आंसू बहा रही होती। शायद अपने भाई की याद रह रहकर उसके दिल में दर्द की लहरें पैदा कर रही थीं। आखिर उसने कई सदियां उसके साथ गुजारी थीं। उसी रोज शाम ढले हम दोनों ज़रो जवाहर का संदूक साथ लेकर एहराम से बाहर निकले। बिनते अकरब ने अपनी सुरख चादर जिस्म पर साड़ी की तरह लपेटकर उसका एक पल्लू सर पर डाल रखा था। 8 मील का दुश्वार गुजार सफर बमुश्किल तय करके हम रात ढले आबादी की पहली सराय में पहुंचे। उसकी बूढ़ी मालका रात के ग्राहकों को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसकी आंखों में शुबहात नुमाया नजर आ रहे थे। जब मैंने 2 चमकती हुई अशरफियां उसके हवाले की तो उसका रवैया बदल गया। एक रोज वहां ठहरकर मैंने जरूरी सामान की खरीदारी मुकम्मल की। फिर वहां से रवाना होकर हम काहिरा के रवायती शहर पहुंचे। हिल्टन होटल में चंद घंटे क्याम के बाद हम शाम के वक्त काजिए शहर के दफ्तर पहुंचे, जहां बिनते अकरब कबूल इस्लाम के बाद मेरे निकाह में आ गई। शादी के 3रे साल पहली बच्ची की विलादत के मौका पर बिनते अकरब मुझसे बिछड़कर दूसरे जहां में चली गई, जहां शायद उसका भाई उसका मुंतजिर था। वो भाई जिसे बिनते अकरब मरते दम तक ना भूल सकी और जिसकी याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरी 2 साला सेहतमंद बच्ची इस वक्त मेरे सामने खेल रही है। उसके सीने पर भी अपनी माँ की तरह बिच्छू जैसा एक स्याह निशान है, लेकिन ये कदरे हल्का है। मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची को जिंदगी भर अपनी माँ के नाकाबिल यकीन और पुरस्कार माजी का इल्म न हो सकेगा, क्योंकि इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और मैं अब इसके बारे में हमेशा अपनी जुबान बंद रखूंगा, महज अपनी बच्ची के मुस्तकबिल की खातिर।